सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट टू है ये। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरा जो था इंटरव्यू वो 13 तारीख को था और 11, 12, 13, 14 जितनी भी तारीख को हुए हैं सबसे मैंने पूछा है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था। सारे क्वेश्चंस को पूछने के बाद में मुझे पता चला है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो वो पूछ रहे हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके बाद में हम उनके आंसर्स के ऊपर बात करेंगे कि हमें क्या आंसर उनका देना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो ये है कि आप एलआईसी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट यू नो अबाउट एलआईसी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो जो आपसे पूछ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एजेंट्स को रिक्रूट कैसे करोगे। ठीक है। थर्ड, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको डेवलपमेंट ऑफिसर बना देते हैं तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर होने का आपका वर्क क्या रहेगा, आप क्या काम करोगे डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद में। फोर्थ, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहीं अगर हम आपको रूरल में पोस्टिंग दे दें तो आप किस तरीके से वर्क करोगे वहाँ पे। रूरल पोस्टिंग में आप एजेंट्स को किस तरीके से रिक्रूट करोगे, क्या करोगे। क्या हम आपको रूरल में दे देंगे तो आप जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये मेन क्वेश्चंस हैं। दूसरा, वो अगर आपसे पूछना चाहेंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ कई फुल फॉर्म, जैसे कि IRDAI क्या होता है, या फिर आपके जैसे हो गया FPR क्या होता है। ठीक है ना। उसके बाद में वो आपसे और भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि मान लो LIC का जो IPO वाईपीओ, चलो ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि IRDAI की फुल फॉर्म पूछ लेंगे और IRDAI कब सेटअप हुआ था वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। IRDAI की सेटअप कब हुआ था, क्या क्या करता है ये, IRDAI के फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं LIC का, कि LIC एक्चुअल में क्या है, LIC क्या काम करता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। LIC क्या काम करता है, LIC क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर LIC जो है इसकी फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसको 1956 में इसका एक्ट पास करा गया था। कौन से 1956 को, 19 जून 1956 को इसका एक्ट पास करा गया था और 1 सितंबर को 1956 के इसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी LIC की। ठीक है। LIC का अगर वो पूछें कि टैगलाइन क्या है, टैगलाइन क्या होती है LIC की, तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ये जीवन आनंद करके एक पॉलिसी है। जीवन आनंद की जो टैगलाइन है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। LIC की जो टैगलाइन है वो योग क्षेम व्या व्याय व्याम व्याम व्याम्य हम, योग क्षेम व्याम्य हम है। और इसमें बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। योग क्षेम का मतलब ये होता है कि किसी चीज की जिसकी प्राप्ति नहीं करी गई है उसको प्राप्त करवाना, और व्याम्य हम का मतलब होता है कि उसको प्रोटेक्ट करना। तो जो चीज आप चाहते हो, जो चीज आपको नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करना, और जो चीज मिल गई है उसकी सेफ्टी रखना। ठीक है। तो ये चीज, ये टैगलाइन होती है LIC की। और अगर आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि 2048 जो ब्रांचेस हैं LIC की। ओके। और ये बता देना कि LIC का भी IPO आया था जिसके अंदर 3.5% जो स्टेक है वो LIC दे चुकी है, मतलब लोगों को दे चुकी है, पब्लिकली शेयर दे चुकी है, और वो 21,000 करोड़ रुपीस के शेयर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 6.3 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेटली LIC की वैल्यूएशन वहां पर रखी गई है। ओके। और बाकी का जो शेयर बचा हुआ है वो 6.5% जो शेयर है वो बाकी का किसके पास में है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कई बार हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सेकंड रुकना, ये इसके अंदर बारी बारी एक ही कंटेंट क्यों आ रहा है। इसको हटा देते हैं। ये पार्ट 1 का एक पार्ट है जिसमें मैंने बताया हुआ था।
आप पार्ट 1 देखना चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। अभी इरेज और नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि LIC के बारे में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें आप उनको ये पॉइंट भी देके बता सकते हो कि क्यों दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज भी तो हैं, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज भी तो इंश्योरेंस करती है, बीमा करती है, तो LIC ही क्यों। तो इसका कारण आप ये दे सकते हो कि सर इंश्योरेंस LIC का जो एक्ट आया था 1956 में, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 37 में ये बोला गया है कि जो भी अमाउंट होगी पर्सन की, जो भी पब्लिक की अमाउंट होगी, जितना भी उनका जो भी प्रीमियम होगा या उनका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा या सम अश्योर्ड होगा, उस सब की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट बैंकिंग में भी क्या होता है, बैंकिंग में भी जो अपना इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस बोलते हैं शायद उसको, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो अपना होता है उसके लिए सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी लेती है वो, जो बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस वाले जो होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ 5 लाख की गारंटी लेते हैं। बट यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका सम अश्योर्ड होगा, या आपका कोई आपका जो फैमिली पर्सन है जिसके इंश्योरेंस हुआ हुआ है वो मर गया, या कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो उस केस के अंदर आपको सारा का सारा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो खा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो होती है, मतलब आपकी अश्योरिटी होती है कि वो आपको पूरा का पूरा पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो ये यूनिक पॉइंट है LIC का, ऐसा पॉइंट किसी के पास में नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो आपके सारे फंड का, तो ये आप उनको बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये LIC के बारे में हो गया। उसके बाद में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एजेंट्स को किस तरीके से रिक्रूट करोगे। तो एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आप क्या बोल सकते हो कि सर हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से और क्या कहते हैं ऑनलाइन मेथड से, दोनों तरीके से एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अगर वो बोल दे कि यार आपको तो रूरल एरिया में भेज देंगे, तो रूरल एरिया में क्या करोगे, तो रूरल एरिया में आप बोल सकते हो कि सर ग्राम पंचायत होती हैं, हम वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने यहाँ पे बंदे जो हैं, कितने जो जने हैं वो बेरोज़गार हैं, हम उनको रोज़गार दे सकते हैं। हम कोई बूथ लगा सकते हैं, वहाँ पे हम रोज़गार प्रोवाइड करवा सकते हैं। या हम जो है क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल में जा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाके और वहाँ पे जितने भी जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स को ये बता सकते हैं कि आप इस तरीके से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या एजेंट्स बन सकते हैं, या कस्टमर बना सकते हैं हम उनको, ठीक है ना। और डोर टू डोर जाके भी अपनों को करना पड़ेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमिनार करवा सकते हैं, जैसे कि मान लो सेमिनार के अंदर क्या हो गया कि मान लो यार अपन ने कोई योगा सेक्शन करवा दिया, योगा सेक्शन में कोई टीचर बुला लिया, योगा करवा दिया, और योगा करवाने के बाद में जब वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए उनसे या तो एजेंट बनने के लिए पूछ लिया, या उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से आप ट्रेडिशनल बता सकते हो। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका है ना सेल्समैन होते हैं, तो उनको आप उनसे बात कर सकते हो कि सर आप इनका काम तो कर ही रहे हो, तो हमारा काम भी कर दो, हम भी आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि यार मतलब ठीक है ट्रेडिशनल ऑनलाइन मेथड से आप कर लोगे, पर वो क्यों एजेंट बनेंगे, ऐसा क्या आप उनको प्रोवाइड करोगे कि वो आपके एजेंट बनेंगे। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि सर एजेंट बनने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एजेंट बनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो एजेंट बनने के आपको जो कंपनी है वो टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है फ्री में, एक तो ठीक है ना, एक तो आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी, दूसरा आपको MDRT का मौका मिलता है। MDRT क्या है, मिलियन डॉलर राउंड टेबल क्लब होता है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। ये MDRT जो है वो 1927 में स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। एक कोर्ट ऑफ द टेबल होता है, टॉप ऑफ द टेबल क्लब भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ये टॉप वाले होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपने 1 लाख रुपए तक की पॉलिसी कर दी और आपने 2 साल तक की जॉब कंटिन्यू कर दी है, तो आपके फैमिली वालों को, अगर आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मान लो आप डेथ हो जाती है, तो एजेंट की डेथ हो जाती है, तो उसको रॉयल्टी इनकम, उसकी जो रॉयल्टी इनकम है उसकी फैमिली को ज़िंदगी भर के लिए मिलेगी, जब तक जिसकी उसने पॉलिसी करी हुई है उसके प्रीमियम मिलेंगे। प्रीमियम किस रेंज में मिलते हैं, फर्स्ट ईयर में उसको 35% मिलता है, सेकेंड और थर्ड ईयर में उसको 7.5% मिलता है, और थर्ड ईयर के बाद में उसको 5% रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो रॉयल्टी इनकम मिलती है, टर्म इंश्योरेंस मिलता है। बाकी उसको व्हीकल लोन लेना हो या होम लोन लेना हो तो उस पर भी सब्सिडाइज उसको मिल जाता है। तो बहुत सारे फायदे हैं एजेंट बनने के भी, ठीक है ना। तो कम फायदे नहीं है एजेंट बनने के, तो उनको आप बोल सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेंगे कि यार डीओ का, आप अगर आपको डीओ बना देते हैं तो आपका काम क्या रहेगा। तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि सर अगर आपने मेरे को डीओ बनाया तो मेरा क्या क्या काम रहेगा। एक तो रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स
और रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स और प्रोक्यूरमेंट ऑफ बिजनेस। प्रोक्यूरमेंट ऑफ बिजनेस मतलब एजेंट्स को नया बनाना और बिजनेस को बढ़ाना या बिजनेस को बचा के रख के उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा LIC DO के तरह काम रहेगा। एजेंट्स को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एजेंट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो कैसे ट्रेनिंग दिलवाओगे भाई? पहले तो हम उनको फॉर्म A भरवाएंगे, ठीक है ना, फॉर्म A भरवा देंगे या फॉर्म B भरवा देंगे, दोनों ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि मुंबई के अंदर है, और इससे हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे 25 घंटे की। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफिसर एजेंट को ट्रेनिंग देता है 15 घंटे की, और उसके बाद में IRDAI जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है एजेंट को, जिसकी वजह से आप उसके बाद में एजेंट बन सकते हो। तो ये सब आपका ट्रेनिंग के अंदर काम रहेगा। किस तरीके से आप एजेंट को ट्रेनिंग दोगे? आप उनको प्रोस्पेक्ट बनाना सिखाओगे, आप उनको फिर लीड लेना सिखाओगे, फिर आप उनको कॉल करना सिखाओगे, आप उनको प्रेजेंटेशन करना बताओगे, आप उनको सेल करना बताओगे। तो ये अपना लास्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। ये अपना DO का काम रहेगा। DO का काम बेसिकली एजेंट्स को रिक्रूट करना होता है, उनकी पूरी एनालिसिस करनी होती है, उनको मीटिंग्स में बुला के उनका एनालिसिस करना होता है कि भाई आपकी सेल्स किस तरीके से चल रही है, क्या आप अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये सारा डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, रूरल वर्क का तो आपको बता दिया कि हाँ ये होता है। फिर उसके बाद में मान लो कि वो आपसे पूछ लें कि भाई IRDAI का जो फंक्शन है, IRDAI के बारे में बताओ। तो IRDAI बारे में अपन क्या क्या बता सकते हैं भाई? IRDAI की जो फुल फॉर्म होती है, IRDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 में सेटअप करी गई थी। ये क्या था कि RN मल्होत्रा की एक कमेटी बनाई गई थी। ये RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। इन्होंने 1993 के अंदर एक कमेटी बनाई थी और उसका रिजल्ट जो है वो 1994 में इन्होंने दे दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई ऐसी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि सारा मैनेजमेंट करे, जहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी आ सके। तो फॉरेन कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज अब वो कितना परसेंट है उनका मार्केट शेयर कितना ले सकती हैं? वो 74% तक वो मार्केट शेयर प्रोवाइड कर सकती हैं। अब वो पूछ ले कि भाई LIC का मार्केट शेयर कितना है, तो ध्यान रखना 68.25 LIC का मार्केट शेयर है अभी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के जाना। अब वो और पूछ ले कि भाई IRD के फंक्शन क्या होते हैं? IRD के फंक्शन होते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती है, उनके जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती है, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो सारे के सारे ये ही बनाती है, IRDAI बना के देती है उनको, ठीक है ना। और कोई सेक्शन रह रहा हो तो सेक्शंस मैं बता देता हूँ आपको। कुछ वो है ना सेक्शंस पूछ लेंगे आपसे, तो सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया अभी कौन कौन से ट्रेंडिंग में सेक्शन चल रहे हैं। तो सेक्शन एक तो आता है अपना सेक्शन 42। ये जो है ना ये उसका है इंश्योरेंस एक्ट, याद रखना इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट कब बनाया गया था? 1938 में बनाया गया था। सेक्शन 42 के अंदर एजेंट को डिफाइन करा गया है। तो अगर वो पूछ ले कि एजेंट को कहाँ डिफाइन करा गया है, तो सेक्शन 42 में करा गया है। वो ऐसे पूछ ले कि यार सेक्शन है ना 113 क्या है ये इंश्योरेंस एक्ट का, तो इसमें बोल देना कि इसमें अपनों को सम अश्योर्ड जो होता है उसकी गारंटी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर दी जाती है। वो आपको पूछ ले कि यार सेक्शन अपने पास में ना क्या कहते हैं 45 किस लिए होता है, तो सेक्शन 45 के लिए आप बोल सकते हो कि सर सेक्शन 45 जो होता है ना वो उसके अंदर आपको क्या कहते हैं सम अश्योर्ड वाला सेक्शन 113 का था सेक्शन, हाँ सेक्शन 45 के अंदर इनडिस्प्यूटेबिलिटी एंड कंटेस्टेबिलिटी होता है। कि इसके अंदर क्या होता है कि आप 2 साल तक तो आप जो अगर आप एडवर्स सिलेक्शन आपका माना जाता है, मान लो कोई पर्सन एडवर्स सिलेक्शन है तो उसमें कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, और कोई चीज़ें हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है। मैं होप करता हूँ कि और क्वेश्चंस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। बाय।